नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हिमाचल प्रदेश की रैली को कवर करने के लिए पहले पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन बवाल के बाद अब इस नोटिस को प्रशासन ने वापस ले लिया है। बता दें, 29 सितंबर को लिखे गए पत्र में सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफरों की सूची मांगी गई थी। साथ ही उनके चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी मांगा गया था। यहाँ तक कि सरकारी दूरदर्शन और आकाशवाणी के पत्रकारों को भी इसका पालन करना था। यानी पत्रकारों को यह साबित करने की जरूरत थी कि उनका चरित्र पीएम मोदी को कवर करने लायक है या नहीं। बता दें, पीएम मोदी वैसे भी पत्रकारों का सामना करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, और इस आदेश के बाद वो फिर निशाने पर आ गए। विश्वव्यापी मंदी का असर भारत में दिखना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार आर्थिक हालात मजबूत होने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्टों में कहा गया है कि देश की नामी आईटी कंपनियों ने हायरिंग बंद कर दी है और जिन्हें ऑफर लेटर दिया गया था उन्हें मना कर दिया गया है। नौकरी.com ने भी कहा है कि आईटी सेक्टर की नौकरियों में गिरावट 10% तक जा पहुंची है। ईटी के मुताबिक विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी शीर्ष आईटी और टेक फर्मों ने लगभग 3-4 महीने की देरी के बाद छात्रों को दिए गए ऑफर लेटर को कथित तौर पर रद्द कर दिया है। खबरों के मुताबिक सैकड़ों फ्रेशर्स को ऑफर लेटर दिए गए, लेकिन पहले उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग टाल दी गई और आखिरकार उनका ऑफर लेटर अब रद्द कर दिया गया। नौकरी.com की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में आईटी सेक्टर ने हायरिंग एक्टिविटी में 10% की गिरावट दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में कहा कि राज्य के पहाड़ी समुदाय को जल्द ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण लागू करेगा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के दौरे के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि अगर 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त नहीं किया गया होता तो केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों और दलितों को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। अमित शाह ने कहा कि लोगों ने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू कर दिया है। शाह ने कहा कि मेरा वादा है कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बता दें, पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर गुर्जरों और बकरवालों ने नाराज़गी जताई है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जनजाति का दर्जा कमज़ोर होगा, उनका हिस्सा बटेगा। वही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को इसको लेकर कहा कि बीजेपी जम्मू क्षेत्र के रहने वाले पहाड़ी समुदाय और गुर्जरों के समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्हें संवाददाताओं से कहा, पीर पंजाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव है क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। भाइयों को दुश्मन बना दिया गया है। दोनों समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। अमित शाह ने राजौरी में रैली को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ लोगों पर हमला करते हुए कहा, आज की रैली में आप प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने वाले नारे सुन सकते हैं। ये उन लोगों का जवाब है जो कहते थे कि अगर धारा 370 हटा दी गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेंगी। शाह ने कहा कि देश में सरकार बदलने और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मोदी जी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव करवाया। इससे पहले सिर्फ 3 परिवार जम्मू कश्मीर पर शासन करते थे, लेकिन अब सत्ता पंचायतों, जिला परिषदों के लिए चुने गए 30,000 लोगों के पास है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। देशमुख पिछले 11 महीने से जेल में बंद हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख को जमानत मिलने पर एनसीपी का कहना है कि अनिल देशमुख तो बाहर आ गए हैं और अब नवाब मलिक भी बहुत जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि एजेंसियों के पास कुछ भी सबूत नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के द्वारा लोगों को दी जा रही फ्री बिजली योजना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा कि वो केजरीवाल सरकार के द्वारा बिजली सब्सिडी में कथित रूप से सामने आई अनियमितताओं और विसंगतियों की जांच करें। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी योजना पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली को रोकना चाहती है। बता दें, दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना पड़ता, जबकि 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है।
मुफ्त बिजली पर जांच के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि आपने हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री कर उन्हें थोड़ी राहत दे देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी आप रोकना चाहते हो, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। अब जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने अभियान का चाहे जो भी नाम रख लें, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वो बीजेपी की ओर से काम कर रहे हैं। जिस तरह की पब्लिसिटी वो दे रहे हैं उससे शंका होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम कितनी बार देखते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी अखबार में फुल पेज का विज्ञापन दे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कल अपनी पदयात्रा का ऐसा विज्ञापन दिया। इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई और ईडी क्या इसकी जांच करेगी? इसकी एक ही संभावित वजह है कि उन्हें बीजेपी का साथ मिल रहा है। उत्तराखंड में द्रौपदी के डंडा 2 पर्वत शिखर पर हिमस्खलन की चपेट में आए कम से कम 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है और अभी कई लापता हैं। पहले खबर आई थी कि 29 पर्वतारोही फंस गए हैं, हालांकि उनमें से 8 को तुरंत ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। कहा जा रहा है कि वे ट्रैकिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यही कहा है कि हिमस्खलन के बाद द्रौपदी का डंडा शिखर पर जाते समय 28 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि उन्हें राहत और बचाव कार्य के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। हिमस्खलन में फंसे प्रशिक्षुओं को जल्द से जल्द बचाने के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ एनआईएम की टीम द्वारा तेजी से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया का शव उनके आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। हत्या के मामले में आरोपी यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, लोहिया का शव सोमवार रात को जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके उदयवाला में स्थित एक घर पर मिला था। लोहिया का गला रेता गया है और उनके शव पर जलाए जाने के निशान भी मिले हैं। पुलिस को इस मामले में लोहिया के घरेलू सहायक यासिर अहमद पर शक था, क्योंकि वारदात के बाद से ही वो फरार था। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लोहिया को इस साल अगस्त महीने में ही डीजीपी जेल की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस इस मामले में उनके आवास के बाहर तैनात और घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। यह वारदात ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उन्हें जम्मू जिले के राजौरी और बारामूला में रैलियों को संबोधित करना है। यूक्रेन को दक्षिणी क्षेत्र में रूसी फौजों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। उसने कई गांवों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। नीप्रो नदी के किनारे के क्षेत्रों पर कब्जा करके उसने एक पूरी सप्लाई लाइन काट दी है। इस बीच ये भी खबर है कि रूस ने सेना का एक बड़ा दस्ता यूक्रेन के लिए रवाना किया है, लेकिन इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कई इलाकों को रूस के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया है। पूर्व में यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में दस्तक दी और कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, कई इलाकों में लड़ाई तेज हो गई है, कई इलाके रूस के कब्जे से आज़ाद कराए गए हैं। रूस की सेना को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।